मेरा नाम जानवी है। मेरा बहनोई मेरा आइडल था। ये कह सकते हैं कि जिस लड़के का मैं ख्वाब देखती थी वे सारी खूबियां मेरी बहनोई में थी। मेरी बड़ी बहन मीनू, जब नीरज जीजू से रिश्ता तय हुआ तो मैं तो देखती ही रह गई। ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत, स्मार्ट और नशीली आंखें, तो वह मेरी बहन के बराबर ही बेटे थे। मैं तो बस उन्हें ही देखे जा रही थी। वे सबकी नज़रों से बच बचाकर ना जाने मेरी बहन के कान में ऐसा क्या कहते थे कि वे मुस्कुराने लगती थी। यूँ तो मेरी बहन भी अच्छी खासी सुशील और सुंदर थी, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा प्यारी नहीं थी। लेकिन नीरज जीजू तो मेरी बहन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहली बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि मैं अपनी बहन को उठाकर नीरज जीजू के साथ जाकर बैठ जाऊं, और जो इस वक्त सरगोशियां वे मेरी बहन के कान में कर रहे हैं वे सब मैं सुन सकूं कि आखिर वे क्या कह रहे हैं। मैं इन्हीं सोचो फिक्र में घूमती। जब मेरी मम्मी ने मुझे हिलाया मैं बुरी तरह से घबरा गई। वह कहने लगे, जानवी जाओ, जाकर बहन और जीजू को मिठाई खिलाओ। मैं खामोशी से आई, मिठाई के डिब्बे में से मिठाई ली, पहले अपनी बहन को खिलाई, फिर जैसे ही नीरज जीजू को खिलाने लगी तो जब उन्होंने मिठाई खाने के लिए मुंह खोला तो मैं गुलाब जामुन पीछे कर लिया। वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं तो जैसे उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई। मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे थे। मैंने फिर से गुलाब जामुन उनके मुंह की तरफ किया। मैं चाहती थी वे मेरा हाथ पकड़ ले। पता नहीं क्यों ये ख्वाहिश मेरे अंदर एकदम से जागी थी। वे जब भी मुंह खोलते मैं हाथ पीछे कर लेती। तीसरी चौथी बार जब मैंने ये हरकत की तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुलाब जामुन थोड़ा सा खा लिया। सब देखने वाले हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हारी साली तो बहुत मजाकिया किस्म की है। वह कहने लगे, मुझे ऐसी शरारती सालियाँ बहुत पसंद है। मेरी तो अपनी छोटी साली के साथ बहुत जमने वाली है। क्यों साली साहिबा? उन्होंने शायद ये सब मजाक से कहा था, लेकिन मेरे तो दिल की ख्वाहिश जैसे उनकी जुबान पर आ गई। बाकी का बचा हुआ गुलाब जामुन मैंने अपने मुंह में डाल लिया। अगर ये कहा जाए तो झूठ नहीं होगा कि मुझे अपने जीजू से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। मैं तो चाहती थी कि किसी न किसी तरह अपनी बहन को अपना लूं और वह मेरी बहन को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी थी और मैं ये सोचने में लगी थी कि कैसे इस रिश्ते को तोड़ डालूं। एक बार हम लोग नीरज जीजू के घर बर्थडे पार्टी पर गए, क्योंकि उन लोगों ने हमें पार्टी पर बुलाया था। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा सच संवर कर गई थी। खाना बड़ा शानदार तरीके का खिलाया गया। फिर सब बड़े बातें करने लगे तो ये पूछने वालों की शादी की तैयारी कैसी चल रही है। जब अचानक नीरज जीजू ने मुझे इशारा किया, मुझे इशारे से ड्राइंग रूम से बाहर आने को कहा। ये देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि आखिर वे मुझे बाहर क्यों बुला रहे हैं। ड्राइंग रूम से उठकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह भी कमरे से बाहर आ गए और फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गए, मेरा हाथ पकड़कर। मैं तो यूं थी जैसे कोई कटी पतंग किसी की तरह खिंचती जा रही हो। मेरा दिल सीने के अंदर बंद सा हो गया था। वह मुझे कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो यूँ देखे जा रही थी। वे कहने लगे, तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर बुलाया। मैंने कहा कि क्या बात करनी है आपको? मैं समझी शायद वे मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि जब से मैं उनके घर आई थी उनकी छोटी बहन, उनकी मम्मी, उनकी बड़ी भाभी सब ने मेरी तारीफ की थी कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तुमने तो अपनी बहन से भी ज़्यादा हुस्न पाया है। तुम बेहद खूबसूरत हो। मैं ऐसे ही कुछ जुगल नीरज जीजू से सुनना चाहती थी। वे कहने लगे, मुझे मीनू के नंबर चाहिए। ये सुनकर तो जैसा मेरा दिल बुझ गया। मैंने कहा, दीदी का नंबर? आप क्या करोगे? मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराए और उनके चेहरे पर पड़ने वाला डिम्पल मेरी जान ले गया। मैंने कहा, वह क्यों? वे बोले, उससे बात करना चाहता हूँ। मैं झूठ बोली कि दीदी को ये सब पसंद नहीं है। वह कहने लगे, तुम नंबर तो दो, बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूँगा। मैंने कहा, आपको दीदी के बारे में जो बात करनी है मुझसे कर लो, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। आप कहे तो मैं अपना नंबर दे दूँ। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगे। फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारा नंबर से मैं क्या करूँगा? मैंने कहा, दीदी से आपको जो कहना है मुझसे कह दीजिएगा, फिर मैं आपका मैसेज दीदी तक पहुँचा दूँगी। वे कहने लगे, नहीं, तुमसे वे बातें नहीं कर सकता।
जो तुम्हारी दीदी से करना चाहता हूँ। फिर वे कहने लगे, चलो कोई नहीं, ठीक है, छोड़ो, शादी तक सब्र ही कर लेते हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा करें, आप अपना नंबर मुझे दे दे, आपकी दीदी से बात करवा दूंगी। अपने नंबर से मेरी ये बात सुनकर उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया। फिर मैं अपने जीजू से बात करने लगी। वे मुझे सिर्फ दीदी के बारे में ही पूछते थे, लेकिन मैं चाहती थी वे मेरे बारे में भी बात करें। मैं बातों बातों से पूछा कि अच्छा ये तो बताइए आपको मैं कैसी लगती हूँ। तो वो कहने लगे कि ये कैसा अजीब सवाल है। मैंने पूछा, बताइए तो मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो वो कहने लगे, तुम भी बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, कितनी अच्छी? कहने लगे, बहुत अच्छी, मेरी इतनी मदद कर रही हो। मैंने कहा, तो अगर मैं मदद न करती तो क्या अच्छी नहीं लगती? वह कहने लगे, नहीं, तब भी तुम बहुत अच्छी हो। तुम ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा दिल की धड़कन बंद हो चुका है। मुझे तो अपने आप ही अपनी किस्मत पर तरस आने लगा। एक हैंडसम खूबसूरत पति, फिर पढ़े लिखे और बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले। उनका कमरा, उनका लाइफस्टाइल, सब कुछ बहुत अच्छा और अलग था। वह बाकी घर वालों से बिल्कुल अलग थे। पता नहीं क्यों मुझे अपनी बहन से कोई जैसी नहीं थी, न आज तक कभी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा उनसे आगे रहती थी। मैं जहाँ भी जाती थी महफिल की जान बन जाती थी। मैं अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। मुझसे दीदी 5 साल बड़े थे। वे बहुत निर्मल किस्म के थे। मैं नए दौर के साथ चलने को अहमियत देती थी, फैशन भी करती थी, हमेशा जैसे आज के लड़कों को चाहिए। मैंने ख्वाहिश की थी, लेकिन पता नहीं मेरी दीदी को ऐसा शख्स क्यों मिल गया। वह पढ़ाई में भी मुझसे कम थी, खूबसूरती में भी मुझसे कम थी, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्यों आगे बढ़ गई। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगे, मेरा जी चाहता था अपनी बहन को जहर दे दूं, उसे जान से मार डालूं, ताकि जीजू के साथ मेरी शादी हो जाए। मेरे जीजू का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वह उनसे बिल्कुल अलग था। न तो उसे पहनने की तमीज़ थी, न स्मार्ट था, और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। अपने पापा की दुकान पर उनके साथ जूते बेचता था। कभी कभी मैं हैरान हो जाती कि दोनों भाइयों की ज़िंदगी किस तरह अलग है। एक आकाश है तो दूसरा बिल्कुल खाली मैदान। खैर, मैं अपनी बहन का दिल अपने जीजू से अलग करने की बहुत कोशिश की। तभी मैं उनसे कहती कि मुझे तो नीरज जीजू बहुत आवारा और घमंडी टाइप लगते हैं। मजाल है कभी सीधे मुँह से बात भी कर ले। मैं चाहती थी कि मेरी बहन उनसे डर जाए और शादी से इनकार कर दे। वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगी तो ठीक कर दूंगी। उन्हें मैंने कहा कि फिर भी मुझे तो डर लगता है कहीं हर समय आपको डांटे ही ना। वैसे भी वे आपसे ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत है। मैंने सुना है ऐसे मर्द तो अपनी पत्नियों को इज्जत ही नहीं देते, उन्हें हमेशा काम तरीका एहसास दिलाते रहते हैं। दीदी भी कहने लगी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वह तो अंगूठी पहनाते हुए भी मेरे कान में सरगोशी में मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा, तब की बात क्यों कर रही हो? तब तो आप पार्लर से तैयार होकर आई थी, लेकिन आम जिंदगी में तो अलग होती है। लेकिन मेरी बहन ने मेरी बातों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह मेरी बात को सुनकर हंसी मजाक में डाल देती थी। मैं चाहती थी वह इनकार कर दे ताकि मेरी शादी मेरे जीजू से हो जाए, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। फिर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिल फटता जा रहा था। मेहंदी की रस्म वाली रात भी आ गई। उस दिन मैं बहुत रोई। सब मुझसे कहने लगे, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बहाना बना दिया कि दीदी के जाने की वजह से मैं बहुत गम में हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन मुझे गले लगाकर प्यार करने लगे, लेकिन मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। असल वजह से तो सभी अनजान थे। मेहंदी की रात जब नीरज जीजू रस्म के लिए आए तो मैं तो उन्हें देखती ही रह गई। वे सलवार कमीज पहने किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके साथ खड़ा उनका छोटा भाई उनसे बिल्कुल अलग लग रहा था। उनका भाई लगता भी नहीं था। उसकी रंगत भी कुछ दबी दबी सी थी। कलर भी ठीक ठाक नहीं था और नैन नक्श भी ठीक नहीं थे, लेकिन वे मेरे ऊपर डोरे डाल रहा था। जब मेहंदी की रस्म होने लगी, मैं चुपचाप कोने के आखिरी टेबल पर बैठ गई। उनका देवर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आप यहाँ पर क्यों अकेली उदास बैठी हो? रस्म क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं करनी। तो ये सुनकर वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, क्यों नहीं करनी? आपकी बहन की शादी की रस्म नहीं करोगे? मैंने कहा, हाँ,
मैं अपनी दीदी के जाने की वजह से उदास हूँ। तो कहने लगा, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आपको अगर अपनी दीदी से इतनी मोहब्बत है तो मैं आपकी ये समस्या हल कर सकता हूँ। मैं उसे हैरानी से देखा। फिर मैंने उससे कहा, वो कैसे? कहने लगा, आप अपनी दीदी की देवरानी बन जाए। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तो आप पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लग गई, लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो मैं तब आपका नाम ले लूँगा। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की? मेरी बात पर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर संजीव की छा गई। वह मुझसे कहने लगा, क्या मतलब, आपके बारे में क्यों नहीं सोच सकता? मैंने कहा, आप जाकर खुद को आईने में देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि तुम जैसे शख्स के साथ शादी करूँगी। अपने भाई को देखो, तुमसे और कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक है वो। उनकी खुद को देखो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर वह फ़ौरन ही कुर्सी से उठकर चला गया। वैसे ही दबी दबी बेटी थी। मेरे तो जैसे अरमानों का गला घोटा जा रहा था। मेहंदी की रस्म भी हो गई। फिर शादी की रात जब मेरी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी मैं ये सोचती कि मेरा जीजू मेरी बहन को अपनी मोहब्बत में जकड़ रहा होगा तो मैं तड़पती जाती। मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। सारी रात मैं रो रो कर गुजार दी। सुबह तक मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, जिन्हें देखकर मेरी मम्मी कहने लगी कि इतना भी क्या हो गया है, तुम में इतनी मोहब्बत तो कभी तुमने मीनू से नहीं की जितना अब तुम उसके लिए रोए जा रही हो। नहीं रोते, बहन की खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाहर आओ और रिसेप्शन में जाने की तैयारियां करो। रिसेप्शन के फंक्शन में जब मैं अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखा तो मेरे तो तन बदन में आग सी लग गई। मेरे जीजू भी बहुत खुश थे, उसका हाथ पकड़े हुए, उसके कान में सरगोशियां भी कर रहे थे। यकीनन मोहब्बत की रस भरी बातें कर रहे थे जो मैं सुनना चाहती थी, वह भी उसके मुंह से। मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट और जलन की आग जलने लगी। मेरे जीजू मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे तो न चाहते हुए भी मेरे कदम उनकी ओर बढ़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे मैं उनके हाथ की कठपुतली बन गई हूँ। पता नहीं, यह मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, किसी से भी कभी भी हो जाती है। जब मैं उनके पास गई तो वह मुझे अपने पास बैठने का इशारा करने लगे। मैं फ़ौरन से उनके पास बैठ गई। वे कहने लगे, मैंने सुना है मेहंदी पर भी बहुत रोई थी तू, अभी भी आंखें सूजी हुई है, क्या बात है? वे बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा, अपनी बहन बहुत प्यारी दीदी को मुझसे छीन लिया। मेरी बात पर वे मुस्कुराने लगे, कहने लगे, आखिर उसकी शादी तो होनी ही थी न, वैसे भी तुम्हारी बहन को कहीं भगाकर थोड़ी ही ले जा रहा हूँ। मेरे घर के दरवाजे हर वक्त तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम जब चाहे अपनी दीदी से मिलने आ जाओ। तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी है, हमारे घर के कोई भी ऐतराज़ नहीं करेगा। तुम जब चाहे अपनी दीदी को अपने साथ अपने घर ले जाना। दीदी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। अब तो जैसे मुझे बहाना ही पकड़ लिया। किसी न किसी बहाने अपने भाई से कहती कि मुझे दीदी के घर छोड़ दो। वे मुझे छोड़ देता। मैं 2-2 दिन वहीं पर रहती, दीदी से बातें करती रहती। रात को भी जब नीरज जीजू आते तो तब कभी उनके कमरे में बैठी बातें करती रहती। रात के 1:30-2 बज जाते। मेरी दीदी की भी आंखें सोचने लगती थी, लेकिन मेरी तो शायद नीरज जीजू से बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। कभी किसी टॉपिक पर तो कभी किसी मुद्दे पर। एक्चुअली मैं यह चाहती नहीं थी कि वे ज़्यादा समय दीदी के साथ गुजारे। उनके घर में एक बड़ा सा सोफ़ा था, मैं वहाँ जाकर सो जाती थी। अब मेरी माँ मुझे डांटने लगी थी कि बहन के ससुराल में तुम क्यों जाकर बैठ जाती हो, ये बहुत बुरी बात है। ऐसे ही 1 साल गुजरा। जब मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई, मेरी मम्मी उसे अपने घर ले आई। 3 महीने उन्हें यहीं पर रहना था और इन 3 महीने में नीरज जीजू को चैन नहीं आ रहा था। वे बार बार हमारे घर आ जाते और मेरी तो जैसे ख्वाहिश पूरी हो गई। अब मैं हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती। कभी उनके लिए चाय बना दिया, कभी खाना लगाती, कभी आए न जीजू टीवी देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, सब घर वाले सो चुके थे, लेकिन मैं नीरज जीजू लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। उनकी आंखों में नींद उतरने लगी। वे मुझसे कहने लगे, अच्छा अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे फिर सुबह नौकरी पर भी जाना है, वहीं से अपने घर चला जाऊँगा। मैंने कहा, चाय पी ली? चाय बनाऊँ आपके लिए? कहने लगे, हाँ बना लो।
फिर मैं उनके लिए चाय बनाई और लाकर टेबल पर सामने रख दी। फिर मैं खुद भी उनके बराबर में बैठ गई। यह देखकर वे जरा से पीछे हटे। फिर मैं उनसे कहने लगी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। दीदी तो बहुत लकी है जो उन्हें आप जैसा पति मिला है। मैं उस वक्त आखिरी साल में थी। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे। फिर कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी दीदी भी बहुत अच्छी है। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे मीनू जैसी पत्नी मिली है। उनका ऐसा कहना मुझे बड़ा बुरा लगा और यह मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वे दीदी की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा, आपको अजीब नहीं लगता? दीदी ने तो सिर्फ इंटर तक ही पढ़ाई की है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो। तो वे कहने लगे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है और अजीब क्यों लगेगा, उसमें और भी बहुत खूबियाँ हैं। फिर अचानक ही चाय पीने के दौरान मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहली बार बुरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और गुस्से से खड़े हो गए। पहली बार मैंने अपने लिए उनके चेहरे पर नाराज़गी सी देखी। अच्छा, फिर फ़ौरन से उठकर दीदी के कमरे में चले गए। पता नहीं उन्हें मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं होता, हालांकि मैं दीदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर भी वे बस दीदी की तारीफ करते रहते थे। मुझे ये चीज़ सही नहीं जाती। मेरा भी कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरे लिए रिश्ते आने लगे। अब तो मुझे अपने लिए परेशानी होने लगी। दीदी की डिलीवरी का वक्त भी करीब आया था। मुझे ही वहाँ जाना था। उन्हीं दिनों मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। देखने में वह लड़का सख्त सूरत में बस ठीक ठाक था, लेकिन खाते पीते अमीर घराने से संबंध रखता था। मेरा दिल नहीं माना था। मैं तो अपनी बहन के लिए मर जाने की दुआएं करती थी कि भगवान करे डिलीवरी में वह मर जाए और अपने बहनों से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या जवाब दूँ, तो मैंने कहा, मम्मी अभी आप रुक जाए, मुझे अभी शादी नहीं करनी। दीदी की हालत देखी है, आपने किसी भी वक्त खबर आ सकती है। बस अभी आप छोड़े मेरी शादी को, ना पहले दीदी की डिलीवरी तो पूरी हो जाए, फिर देखा जाएगा। तो मेरी मम्मी ने उस रिश्ते से इनकार तो नहीं किया, लेकिन हमने उनसे समय ले लिया कि अभी बड़ी बेटी की डिलीवरी का आखिरी समय चल रहा है, इसीलिए हम कुछ महीने बाद जवाब देंगे। उन दिनों में बड़ी विनती कर रही थी, भगवान करे मेरी दीदी मर जाए और इस बहाने से मेरी शादी मेरे जीजू से हो जाए। कुछ दिन बाद दोपहर के समय दीदी का कॉल आया कि आज अस्पताल वालों ने हमें बुलाया है क्योंकि बच्चा ऑपरेशन से होगा। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंच गई, बहुत मिन्नत मांगी ऑपरेशन के दौरान मेरी दीदी मर जाए। ऑपरेशन थिएटर के जब दरवाज़ा खुला और जैसे ही डॉक्टर बाहर आए तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़ोर से चल रही थी। मैं फ़ौरन से लेडी डॉक्टर के पास गई। फिर नीरज जीजू भी वहीं पर चले आए। उनका देवर भी वहीं मौजूद था, सास भी वहीं थी। नीरज जीजू पूछने लगे, मेरी मीनू कैसी है? डॉक्टर कहने लगे, वे अभी बिल्कुल ठीक है और भगवान ने आपको बहुत प्यारी बेटी दिया है। ये सुनकर मेरी दीदी बिल्कुल ठीक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब कुछ सुनकर कितनी मिन्नत करी थी मैंने, फिर भी बच गई। वे कैसे जिंदा बच गई? वे मर क्यों नहीं गई? मेरी मम्मी ने जब ये सुना कि लड़की हुई है तो वे भी फ़ौरन से अस्पताल पहुंच गई। सबने मिठाई खाई, लेकिन मैं बिल्कुल चुप थी। 2 दिन में अस्पताल में गुजार कर वापस अपने घर आ गई। अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वे लोग दोबारा से रिश्ते के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा, आप उनसे इनकार कर दो। तो मेरी मम्मी कहने लगी, क्यों इनकार कर दूं? मैं बगैर किसी वजह से, लड़का अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, घर भी अच्छा है। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, ये कोई वजह नहीं है, हम लोग सगाई कर लेंगे, 2 साल सगाई रहेगी तो तुम्हारा जो आगे पढ़ने का शौक है वो भी पूरा कर लेना, तब तक उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी। मैं एक फ़ैसला कर चुकी थी, मैं अपने जीजू के बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मुझे एक कड़वा घुट पीना पड़ा। फिर रात को मैं नीरज जीजू के छोटे भाई संजय को कॉल किया। उसने कॉल रिसीव किया और कहने लगा, कौन? मैंने कहा, मैं जानवी बोल रही हूँ। संजय कहने लगा, भाभी तो इस समय अपने कमरे में होती है और मेरे ख्याल से उनका फ़ोन तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ख़राब भी हो तो आपको नीरज जीजू के नंबर पर बात करनी चाहिए, वह आपकी दीदी से बात करवा देते। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। कहने लगा, मुझसे? क्यों, क्या बात करनी थी आपको? मैंने कहा, मैं अपने उस दिन वाले व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहने लगा,
कोई बात नहीं, मैं उस बात को भुला चुका हूँ। मैं ऐसी छोटी मोटी बातें याद नहीं रखता, आप भी वे बात भूल जाए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा, लेकिन मुझे तब से बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं उस टाइम बहुत गुस्से में थी क्योंकि मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी और वह मोहब्बत मुझसे बहुत दूर जा रही थी। इसीलिए पता नहीं मैं क्या क्या बकवास कर दिया। आपसे जब बाद में आपकी बात को सोचा तो मुझे आपकी बात ज़्यादा बुरी नहीं लगी थी। ये कहकर मैं चुप हो गई। वे कहने लगा छोड़ो भी, अब इन बातों का वह वक्त गुजर गया है, बात ही गुजर गई, खत्म करे बस। अब इन सब चीज़ें मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ था भी तो मैंने ख़त्म कर दिया। वह सब कुछ मैंने कहा, लेकिन मेरे दिल में तो आपके लिए अभी भी बहुत कुछ है, ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। उसे झूठ बोलना पड़ा था। कहने लगा मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपना रिश्ता भेज दें। जब से मैंने आपका दिल दुखाया है आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। मुझे अपने अंदर बहुत अफसोस होता है। पता ही नहीं चला कब आपके सोचते सोचते मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी। ये सुनकर उसे शायद अपनी कान पर यकीन नहीं आ रहा था। वह कहने लगा आप सच कह रही हैं? मैंने कहा हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तो क्या आप मेरे लिए रिश्ता भेजेंगे? वह कहने लगा क्यों नहीं, आज ही अपने घर में बात करता हूँ, भाई से भी बात करता हूँ, भाभी से भी करता हूँ। मैंने कहा बस जल्दी भेज दे। यह कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास जिससे मैं अपने घर जा सकती थी। अगले दिन मेरी बहन अपनी सास के साथ बड़ी खुशी से मेरा रिश्ता मांगने आई। मेरी मम्मी कहने लगी कि मुझे ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। तो मैंने कहा मम्मी क्यों, आपको क्यों ये रिश्ता ठीक नहीं लगा? वह कहने लगी एक ही घर में दो दो रिश्ते मुझे अच्छा नहीं लगता। और तो और लड़का सिर्फ 10वीं पास है और तुम उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और फिर वह अपने पिताजी के साथ दुकान संभालता है। मैंने कहा तो दीदी भी तो कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें भी तो नीरज जीजू जैसा पढ़ा लिखा खूबसूरत पति मिल गया। तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, आप ये करते हैं। मेरी मम्मी मुझे देखने लगी, कहने लगी तुम्हें संजय अच्छा लगता है? मैंने कहा हाँ लगता है, बस आप हाँ कर दे। मेरा रिश्ता संजय के साथ हो चुका था और वह बेतहाशा खुश था। मैं दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में बंद किया हो। जब वह मेरे पास आकर बैठा मुझसे कहने लगा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्या सपने ऐसे भी कभी सच होते हैं? मेरी आंखें नम थी लेकिन उसकी आंखों में बेतहाशा खुशी थी। जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा मुझे लगा मुझे करंट सा लगा। मैं फौरन से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। ये देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा क्या हुआ? इजहार मोहब्बत तो बड़ी दिल से किया था। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं इतना बड़ा रिस्क लिया था और किस वजह से लिया था। मैंने कहा कि वे तो मुझे अपने रवैया पर बड़ा अफसोस था, इसीलिए ये सब उस वक्त इसीलिए कह दिया था। तो कहने लगा झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे बारे में सोचती हो और ऐसे ही सोचते सोचते तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। आंसू मेरी आंखों से बारिश की तरह बरसने लगे। इस बार उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। फिर कहने लगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसानी से तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। फिर वे कहने लगा मैंने बहुत मिन्नतें करी कि काश तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत बस जाए। मैं हैरान से उसे देखने लगी कि ये कैसा इंसान है जिसकी फरियाद पूरी हो गई। इतना नेक तो नहीं लगता। उसने मेरे हाथ में सोने के कंगन पहनाए। उसकी शरण बढ़ने लगी और मैं उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि खुद उसे कहकर शादी की थी। इसीलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मन ही मन मिन्नत करने लगी कि जल्द ही ये रात खत्म हो जाए। लेकिन संजय कहने लगा जानवी इधर मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करके। मैंने उससे कहा कि मुझे शर्म आती है, हालांकि मुझे उसे देखना ही नहीं चाहती थी क्योंकि कोई भी मुझे खुशी नहीं थी मुझे इस रिश्ते से। इसीलिए मेरे लिए ये रिश्ता एक मजबूरी से बढ़कर और कुछ नहीं था। वे कहने लगा अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, इधर मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। लेकिन जो कुछ उसकी आंखों में था मैं वह सब नहीं देखना चाहती थी। मैंने कहा प्लीज़ समझा करो, मुझे शर्म आती है। तो वह मेरे जेवरात उतार के साइड टेबल पर रख चुका था। जैसे जैसे वह मेरे करीब आ रहा था मेरी जान निकल रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातें मेरे दिल पर बेअसर थी। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को अपनाना जो आपके दिल में कहीं भी मौजूद ना हो। मुझे पता ही नहीं चला, मेरे आंसू बह रहे थे
जिसे कभी वह अपने हाथ से साफ करता, कभी अपने होठों से, और मुझसे कहता कि जानवी क्या बात है, रो क्यों रही हो, और मैं उससे रोने का कारण क्या बताती, नहीं कह सकती थी। उसने बड़ी मोहब्बत भरी नरमी और बड़े प्यार से मुझे मेरा हक दिया था, लेकिन मेरा दिल बुझ गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह मेरे बाजू पर सर रख के बड़े आराम से सो रहा था। उसका एक हाथ मेरे ऊपर था, टांग मुझ पर थी। मैंने कहा, संजय प्लीज पीछे हटो, सुबह हो गई है, मुझे उठना है। मैं जल्द से जल्द उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। उसने मूंदी मूंदी आंखें खोली, कहने लगा क्या टाइम हो रहा है। मैंने कहा 8 बज रहे हैं। तो वो कहने लगा अभी तो बहुत टाइम है जानवी, सोने दो यार। वैसे भी मैं सबसे कह चुका हूँ कि 10 बजे से पहले मेरा दरवाजा कोई नहीं खटखटाए। यह कहकर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने कहा लेकिन मुझे उठना है। तो कहने लगा मेरी मर्जी चलेगी और अभी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। मैंने कहा अपनी टांग देखो और मुझे देखो, प्लीज अपनी टांग हटाओ मुझ पर से। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, फिर अपनी टांग पीछे कर ली। फिर मुझसे कहने लगा तो पहले कह देती। फिर मेरे बाजू से उठकर अपने तकिए पर लेट गया, अपना हाथ फैलाकर कहने लगा अब तुम मेरे हाथ को तकिया समझकर लेट जाओ, हिसाब बराबर कर लो। मैंने कहा जी नहीं, मुझे और नहीं सोना। मैं जानती थी कि जब तक मैं लेटी रहूंगी ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। संजय मुझे हनीमून मनाली ले गया। संजय बहुत शौक मिजाज और रोमांटिक था। एक बार मुझे सड़क के किनारे बनी हुई एक खाई में पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगे खूबसूरत फूल पसंद आ गए। मैंने कहा संजय देखो कितने खूबसूरत फूल है। मेरी आंखों में उन फूलों की पसंद तो भाग के वह मुझसे कहने लगा तुम्हें पसंद है। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानती थी कि वे खाई में उतर जाएगा उन फूलों को लेने के लिए। मैंने कहा संजय तुम कहाँ जा रहे हो, देखो ये बहुत गहरी खाई है। कहने लगा तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें वे फूल लाकर देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम बस नीचे नहीं जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगा फिक्र क्यों करती हो, कुछ नहीं होगा। मुझे उसने अपना हाथ छुड़ाया और उस खाई में चला गया, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वे बेशक जबरदस्ती से सही मेरी जिंदगी में शामिल हुआ था, लेकिन मुझ पर सिर्फ मोहब्बत निछावर कर रहा था। मैंने उसे मोहब्बत नहीं दी थी, लेकिन उसने मांगी भी नहीं थी। जब तक वे फूल तोड़कर वापस नहीं आ गया मेरी जान पर बनी रही। फिर उसने मेरे बालों में वे फूल सजा दिए। खुद बुरी तरह से हाफ रहा था। वे बड़ा खतरा मोल लेकर वे फूल लाया था। 10 दिन बाद जब हम हनीमून से वापस आए तो संजय अपने पिताजी के साथ दुकान जाने लगा। मैं तो बस अपनी आंखों को ठंडा करने के लिए इस घर में आई थी ताकि नीरज जीजू को देखती रहूं। एक बार मैं संजय की तैयारी करवा रही थी, उसके कपड़े, उसका वॉलेट, उसकी हर चीज रख रही थी, जब बाहर से मुझे बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ आई। वे नीरज जीजू की आवाज़ थी। वे किसी बात पर बहुत चिल्ला रहे थे। जब मैं बाहर गई तो उनका ये रूप देखकर मैं हैरान रह गई। वे कहने लगे अभी तक तुमने मेरा नाश्ता नहीं बनाया, इतनी सुस्त हो सकती हो मीनू। मीनू दीदी कहने लगी मैं गुड़िया को देख रही थी, अभी जाकर तो वे सोई है। आपको पता है आधी रात से ज़्यादा तो वे जागती रहती है और आपकी नींद खराब न हो इसीलिए मुझे टहल टहल कर उसे चुप करवाना पड़ता है। तो वो कहने लगे तो कोई ऐसा नहीं किया, सब यही करते हैं, अजीब जालिम औरत हो तुम छोड़ो, अब रहने दो, मैं ऑफिस से ही नाश्ता कर लूँगा। पता नहीं मेरी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की मेरी किस्मत में आ गई। यह कहकर वे जा चुके थे। तो इनका बिहेवियर देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। दीदी भी अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं उनके पास आई तो मैंने कहा ये क्या हुआ। कहने लगे ऐसा ही मजाक है इनका, वे अपने मिजाज के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, चीखने चिल्लाने लगते हैं। जैसे जैसे मैं उस घर में रहने लगी मुझे नजर आने लगा कि नीरज जीजू का असल रूप क्या है। एक बार मैं और संजय अपने कमरे की गैलरी में खड़े थे। वहाँ छोटा सा लॉन्च था जहाँ नीरज जीजू दीदी के साथ बैठे थे। उनकी बेटी भी वहीं खेल रही थी। मैं उन्हें देखकर बड़ी ही हसरत भरी ताक भरी रही थी। जब मैंने देखा कि दीदी ने नीरज जीजू का हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, शायद वे कोई बात कर रही थी। जब उन्होंने बुरी तरह से उनका हाथ झटका, कहने लगे अपना हाथ पीछे करो, अजीब जैसे हाथ है तुम्हारा, पता नहीं किस किस्म की औरत हो तुम। एक ही बच्चा पैदा करने के बाद तुमने अपना शरीर देखा है, अजीब कड़कपन आ गया है। तो दीदी कहने लगे औरत शादी के बाद वैसे नहीं रहती, बच्चों की पैदाइश के बाद उसका फिगर बिगड़ जाता है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो मुझे कुछ नहीं होगा।
मैं तो बोर हो चुका हूँ तुमसे। ये बातें सुनकर ये संजय कहने लगे, मुझे नीरज भाई की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। भला इसमें भाभी का क्या कसूर? वे जैसी भी है, आखिर उन्होंने उनके बच्चे को पैदा किया है, उनके नस्ल को बढ़ाया है। औरत हमेशा वैसी नहीं रहती, और अगर बदलता है तो मर्द की वजह से बदलती है। उसी के तो बच्चे पैदा करती है, घर को संभालती है और उसको संभालती है, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती। वे औरतें जो ऐसी होती है, मॉडल एक्टर्स वगैरह, जो हर वक्त अपने आप पर ध्यान देती है, वे बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। मैंने कहा, संजय, अगर मैं भी ऐसे मोटी हो गई, अगर मैं भी दीदी की तरह हो गई, तो क्या तुम भी मुझे बातें सुनाओगे? तो वो कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं सुनाऊंगा। मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगूंगा, क्योंकि तुम अपने आप को मेरी खातिर, मेरे औलाद की खातिर अपना गंवा चुकी होगी। जो हुस्न तुम अपने जीवन साथी के लिए गंवा के रख दोगे, तो इससे और भी ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हारे साथ दोनों भाइयों की सोच बड़ी अलग थी। ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा पैसे यही देता था, क्योंकि ये बहुत मेहनती था। अपने पिताजी की सारी दुकान इसने संभाल रखी थी। नीरज जीजू उधर बस चंद हजार अपनी मम्मी के हाथ में रखते थे। दीदी को भी खर्चा नहीं देते थे, बस अपने आप पर सारे पैसे लगाते रहते थे। कभी सैलून जाते थे, तो कभी अपने बाल अच्छे से कटवाते थे, कभी अपने चेहरे पर फेशियल करवाते थे। बस अपने आप को टिप टॉप रखते थे, अपनी बच्ची तक को गोद में नहीं रखते थे। कहते थे मुझे छोटे बच्चों से एलर्जी है। संजय मेरे लिए आए न रोज कोई ना कोई तोहफा लेकर आते थे। कभी कोई गुलाब के गजरे मेरे बालों में पहनाना, कभी कांच की चूड़ियाँ, रोजाना मुझे बाहर लेकर जाना, चाट, गोलगप्पे, कभी आइसक्रीम, कुछ ना कुछ खिलाना। लेकिन नीरज जीजू बहुत सख्त थे। मेरी दीदी तो सबके सामने कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वे खुश नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर नीरज जीजू का था, उनका मिजाज था जिस तरह का था, कोई भी लड़की उनके साथ ज़्यादा खुश नहीं रह सकती थी। हर वक्त मेरी बहन को कम पढ़ाई लिखाई के ताने देते थे। खूबसूरती उनकी खराब बिहेवियर की वजह से अब मुझे कुछ भी नहीं लगती थी। लेकिन संजय मेरे दिल में घर कर चुका था। जब मैं पेट से हुई तो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैंने भी एक बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन वह तो यूँ खुश था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वे रातों को मेरे साथ जगता, लो इसे तुम मुझे दे दो और आराम करो, तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये सोचती थी कि कितनी बुरी थी। जिस इंसान की खातिर मैं अपनी बहन को मरने की मिन्नत करती थी, वह इंसान तो इस काबिल था ही नहीं कि उसके साथ ज़िंदगी गुजार जाती। सिर्फ चेहरे से खूबसूरत थे, और ये सब मुझे समझ में आ रहा था कि वे अंदर से बहुत बदसूरत है। और संजय जो देखने में उतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन बहुत हसीन था। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मुझे अपने पति से मोहब्बत हो चुकी थी। मैं खुद को खुश नसीब समझती थी कि मेरी शादी संजय से हुई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।